सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सार्थक संवाद में। सार्थक संवाद के तहत आज का दिन और ये कार्यक्रम खासा महत्वपूर्ण है। दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज 14 नवंबर है। जब व्यक्तिगत रूप से मैं स्कूली जीवन में था तो उस समय 14 नवंबर के दिन को बड़े जोशो खरोश के साथ मेरे स्कूल में और साथ साथ पूरे देश में मनाया जाता था। और इसलिए मनाया जाता था कि इस दिन को समर्पित किया गया था देश के पहले प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर। बाल दिवस के रूप में इनको मनाया जाता था। स्कूलों में तमाम आयोजन होते थे जिसके माध्यम से आने वाली पीढ़ी को यह एहसास कराया जाता था कि एक ऐसा शख्स इस देश में हुआ जिसने न केवल आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई बल्कि आज़ादी हासिल हो जाने के बाद इस देश को एक ठोस आधारशिला जो प्रदान की गई वो इस शख्स के नेतृत्व में दी गई। इसलिए इस शख्स को इस बात का श्रेय दिया जाता है कि यह शख्स न केवल आज़ादी का महानायक था बल्कि देश जब आज़ाद हुआ तो एक टूटे फूटे देश को एक सुव्यवस्थित राष्ट्र का स्वरूप देने के लिए प्रधानमंत्री पद का दायित्व इस शख्स के कंधों पर ही आया। देश की जनता ने तीन आम चुनावों में न केवल इस शख्स को बल्कि इस शख्स के नेतृत्व में उसकी पार्टी को भी स्पष्ट रूप से चुनने में कोई किस्म की झिझक नहीं दिखाई। लेकिन वक्त के साथ आज जिस दौर में हम हैं उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू एक ऐसे शख्स के रूप में चित्रित किए जाते हैं कि मानो अगर इस देश में कोई खलनायक हुआ तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही हुआ। वैचारिक रूप से जो विरोध है उस विरोध के तहत पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी तथाकथित गलतियों के लिए आने वाली पीढ़ी याद रखे इस तरीके से प्रस्तुत करने की चेष्टा की जाती है। ये अजीब किस्म का द्वंद्व है। हम अपने राजनीतिक विरोधियों को क्या सिरे से खारिज कर देंगे? क्या हम उनकी उपलब्धियों को भी उनकी गलतियों के रूप में ही चित्रित करेंगे? और क्या हम इस रूप में ही अपने महानायकों को आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करेंगे कि वह उन्हें खलनायक के तौर पर देखे? ये एक सवाल है। नेहरू से जुड़े तमाम सवालों का उत्तर खोजने की कोशिश आज हम इस कार्यक्रम के तहत करेंगे। हमारे साथ इस कार्यक्रम में सहभागी के रूप में पीयूष बबेले जी हैं। पीयूष बबेले जाने माने लेखक हैं। उनका बड़ा अध्ययन महात्मा गांधी और पंडित नेहरू के संदर्भ में रहा है। उनके माध्यम से उन सवालों के उत्तर लेने की कोशिश करेंगे जो इस पीढ़ी के जहन में रहते हैं, जिसके अंतर्गत पंडित नेहरू को जिम्मेदार ठहराया जाता है कि उन्होंने भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी संस्था नहीं मिलने दी। माना जाता है कि पंडित नेहरू के कारण ही ये देश दो टुकड़ों में बंट गया। माना यह भी जाता है कि पंडित नेहरू की सत्ता की लालसा इतनी थी जिसके तहत सरदार पटेल को उनका जायज हक नहीं मिलने दिया गया। इस बात पर भी सवाल किया जाता है कि पंडित नेहरू ने ऐसा क्या खाया पिया हुआ था कि जिसके तहत अंग्रेजों की गोली के वो शिकार नहीं हुए जबकि वो देश को आज़ादी की तथाकथित लड़ाई लड़ रहे थे दिलाने की। तो कुल मिला के सवाल बहुत तेरे हैं, इनके उत्तर लेने की कोशिश करते हैं। पीयूष बबेले सुर्खियों में रहते हैं क्योंकि उन्होंने पंडित नेहरू से जुड़े हुए मिथकों पर एक किताब के माध्यम से बात रखने की चेष्टा की थी। तो पीयूष बबेले जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खास मौके पर। पीयूष जी बहुत बहुत स्वागत आपका और इस खास दिवस के मौके पर। और शुरुआत यहीं से करते हैं, किस रूप में देखें पंडित नेहरू को? महानायक के रूप में या खलनायक के तौर पर? किस नतीजे पर पहुंचे आप? नतीजे पे हम क्या पहुंचेंगे, ये काल पहुंचेगा, इतिहास पहुंचेगा। और जो नेहरू इसी प्रधानमंत्री वो सन 47 में बने थे, उसके बाद भी मोदी से झगड़ा करना है तो नेहरू जी से ही करना है तो नेहरू जी से ही करना है। इसका मतलब वो जानते हैं कि अगर मेरी कोई हैसियत बननी है तो नेहरू से ऊपर जाना होगा। ऊपर जाने में बहुत बेहतर होता कि मोदी जी कोई अपनी बड़ी लकीर खींचते। चूंकि लकीर नहीं है, कोई बौद्धिक अध्ययन नहीं है, राष्ट्र से उस तरह का प्रेम नहीं है और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई की भावना नहीं है, इसलिए नेहरू ने जो किया, एक तो 47 के पहले जो आदमी 10 साल जेल में रहा और अकेले नहीं रहा, उसकी मां जेल में रही, उसके बाप जेल में रहे, उसकी पत्नी जेल में रही, उसकी बेटी दामाद बहन बहनोई पूरा खानदान जिसका जेल में रहा हो, 10 साल तक वो स्वयं जेल में रहे। लाठियां खाई। लखनऊ में जब साइमन कमीशन आया था तो नेहरू मरते मरते बचे थे, ऐसी लाठियां उन पर पड़ी थी। तो ये पहले उन्होंने किया। और 47 के बाद हिंदुस्तान को एक, जो आपने खुद कहा है, बिखरा हुआ मुल्क था, सांप्रदायिकता में बटा हुआ मुल्क था, दंगों की आग झुलस रही थी, इस हिंदुस्तान में एक सुई की नोक नहीं बनती थी। वहां आईआईटी खोल दिए, आईआईएम खोल दिए, आरबीआई जैसी संस्थाएं आगे बढ़ा दी, चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग बना दिया,
खेतों की सिंचाई की स्थिति ये थी कि सन 55 तक इतना इरिगेशन का रकबा बढ़ा दिया था पंडित नेहरू ने, जितना उस समय अमेरिका में खेती के लिए सिंचित जमीन नहीं थी। तो जिस आदमी ने हर जगह हर तरह का काम किया, तो वो तो काल के कपाल पे लिखा हुआ है। और पूरी दुनिया, अच्छा अब मोदी जी के हाथ से बात बाहर जा चुकी है, पूरी दुनिया की लाइब्रेरीज में, विद्वानों में नेहरू कहीं और है। तो केवल नरेंद्र मोदी को ही अपन अगर चित्रित करें पंडित नेहरू के आलोचक के रूप में, तो शायद ये उचित नहीं है। जो पंडित नेहरू के संगी साथी थे, वो पंडित नेहरू के जीवन काल में ही उनकी नीतियों और उनकी कार्य पद्धति को लेकर कटघरे में खड़ा किया करते थे। आचार्य जेबी कृपलानी से लेकर राम मनोहर लोहिया तक एक लंबी फेहरिस्त है पीयूष बबेली जी। तो केवल हम नरेंद्र मोदी जी को कटघरे में खड़ा कर दें और इस जटिल विषय को सरलीकृत करें, शायद उचित नहीं। हम बारी बारी से चलते हैं उन तमाम सवालों को लेकर जिसके संदर्भ में वस्तुस्थिति जानना नई पीढ़ी का अधिकार है। तो शुरुआत यहां से करते हैं कि ये पंडित शब्द गलत है। ये जिनके पूर्वज मुसलमान थे, वो अपने आप को पंडित के रूप में व्यक्त कर रहे हैं। ये व्हाट्सएप के मैसेज में भरा रहता है कि पंडित नेहरू नहीं थे, वो गजीउद्दीन थे, फलाने थे, ढिकाने थे। आपने अध्ययन किया, थोड़ा स्पष्ट करें। ये नेहरू कहीं हमें मिलता नहीं है कश्मीरी पंडितों में नाम वाम। नेहरू के संदर्भ में कई गफलत हैं। बताया ये भी जाता है कि नेहरू जी के दादाजी तो कोतवाल थे मुगल सम्राट के। अब मुगल सम्राट का कोतवाल कोई हिंदू या कश्मीरी पंडित तो होने देना, कोई मुसलमान ही होगा। तो इसलिए धारणा को बल भी मिल जाता है कि बात सही है। थोड़ा आप रोशनी दें, थे क्या पंडित नेहरू? देखिए, इन्हीं मुगल बादशाहों के जमाने में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिख दी। तो ये तो, और उसी समय में मीरा भी हुई और रसखान जैसा मुसलमान भी हुआ जो कृष्ण की भक्ति करता था। तो कोई आंखें बंद कर ले सांप्रदायिकता में तो अलग बात है। जहां तक उनकी वंश वेल का सवाल है, तो वो कौल ब्राह्मण थे, जो शैव, जो अपना शैव परंपरा है हिंदू धर्म की, उसमें कौल होते हैं और बहुत उच्च कुलीन ब्राह्मण कश्मीर में माने जाते हैं। और चूंकि उनके परदादा एक नहर के किनारे दिल्ली में आके रहने लगे थे, तो वहां से वो नहर से नेहरू हो गया। जैसे आजकल अपने होता ना फलाने वकील इस गांव वाले, तो उस तरह से उनका वो हुआ। तो और उसमें आगे देखें, वो तस्वीरें मिल जाती हैं कि छोटे से नेहरू है, उनका जनेऊ संस्कार हो रहा है, नेहरू जी अपने पिताजी की अस्थियां प्रवाहित कर रहे हैं, माताजी का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। तो अब एक तो मैं मालूम मुसलमान ही होते या ईसाई होते या कोई भी जात के होते, किसी धर्म के होते, तो भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसका मतलब जो नहीं जी, फर्क पड़ता है। और फर्क इसलिए पड़ता है कि एक पूरी की पूरी लॉबी है जो ये बताने की चेष्टा करती है कि देखो नेहरू जी जो थे ना, वो मुस्लिम परस्त थे। ये कांग्रेस का मुस्लिम परस्त का जो स्वभाव बना, वो दरअसल ऐसे ही नेतृत्व के कारण बना। तो उसमें एक बड़ा तर्क गढ़ा जाता है और उसमें बड़ी मदद मिल जाती है इंदिरा गांधी के पति के रूप में फिरोज गांधी से। फिरोज गांधी भी कट्टर मुसलमान थे, इस रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आप इससे अनभिज्ञ नहीं हैं, आप लेखक ही नहीं, एक प्रखर पत्रकार रहे हैं, तो आप मेरे इन सवालों से इत्तेफाक रखते होंगे। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें सत्यता तक पहुंचना है। तो थोड़ा बताएं, पंडित नेहरू को जो मुसलमान के रूप में प्रस्तुत करने के संदर्भ में इतनी सारी जानकारियां अलग अलग शोध कार्यों के माध्यम से प्रस्तुत की जा रही हैं, उनकी सत्यता, उनकी हकीकत थोड़ा बताइए ना। भाई, ये वो लोग कर रहे हैं जो पिछले 1925 में जिस संघ की स्थापना हुई, वहां से वो देश को हिंदू और मुसलमान में बांटना चाहते हैं। और उनका एक बहुत आसान तरीका है कि किसी को मुसलमान कह दो और मुसलमानों को लोगों के दिमाग में खलनायक बना दो। उसके अलग अलग चेहरे हैं। तो नेहरू जी से किसी चीज में निपट नहीं सकते हैं, तो उनको मुसलमान कहने लगो और मुसलमान उनकी नजर में, उनके चाहने वालों की नजर में खलनायक है। तो अब आपने जो इंदिरा जी की बात पूछी, इंदिरा जी के पति पारसी थे, फिरोज गांधी। और यहां मैं एक स्पष्ट कर दूं, जो सब कुछ लिखा है और रिकॉर्ड है, कि जब इंदिरा जी का विवाह हुआ फिरोज गांधी से, तो नेहरू जी ने स्पष्ट कहा कि इस विवाह के बाद ना तो कन्या का धर्म परिवर्तन होगा और न वर का धर्म परिवर्तन होगा, और ये शादी एक मिसाल साबित होगी। और आगे चल के भारत में जब ऐसा कानून बनाया जाएगा इंटरकास्ट मैरिज का या अंतर धार्मिक शादियों के लिए, तो ये एक तरह से उसका नजीर साबित होगी। और आनंद भवन में आज भी वो जगह बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं कि जहां पे उनका हवन और पूजन के साथ बाकायदा विवाह हो रहा है, वो जगह लिखा हुआ है, वो फोटो बने हुए हैं।
तो जिनके मन में इंदिरा से नफरत है या नेहरू से है या मुसलमानों से है, तो नफरत करने वालों के सवालों का सच्चाई तो बताई जा सकती है, लेकिन नफरत का इलाज करना जरा कठिन है। थोड़ा नेहरू जी के आजादी के पूर्व के योगदान के संदर्भ में बात करते हैं पीयूष जी। तकरीबन 3 दशक का उनका सार्वजनिक जीवन रहता है या स्वतंत्रता के आंदोलन में उनकी बड़ी भूमिका रहती है। लोगों का सवाल यह रहता है कि अगर आज़ादी की लड़ाई इतनी प्रखरता के साथ, इतनी मुखरता के साथ पंडित नेहरू लड़ रहे थे, तो जिंदा कैसे रहे? चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जैसे लोग कुछ महीने, कुछ साल ही इस लड़ाई को लड़ पाए। नेहरू जी 30-30 साल तक लड़ाई लड़ लिए अंग्रेजों के खिलाफ वाकई मजबूती से, या अंग्रेजों के साथ बने रहते हुए लड़ाई लड़ते रहने का दिखावा करते रहे? क्या कहते हैं पीयूष जी? देखिए, इसमें बहुत बुनियादी फर्क है जी। भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, अशफाकुल्ला खान हैं, ये सब हमारे क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। क्रांतिकारी का आशय हुआ जो हाथ में बंदूक लेके और आमने सामने की लड़ाई करता है। तो जब आप गोली चलाते हैं तो पुलिस भी गोली चलाती है, और आप तो अकेले हैं, पुलिस का इतना बड़ा तंत्र है, तो उसमें या तो आप कभी मारे जाते हैं या पकड़ लिए जाते हैं, तो आपके ऊपर 302 का मुकदमा चलता है, हत्या का मुकदमा चलता है, जो नॉन पॉलिटिकल मुकदमा है, और उसमें फांसी हो जाती है। इस बात को महात्मा गांधी ने बहुत बारीकी से समझा। इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा कि अंग्रेजों की ताकत बंदूक में नहीं है, अंग्रेजों की ताकत इस टैक्सेशन की प्रणाली में है, इस अंग्रेजी की पढ़ाई में है, और जो हम सहयोग करते हैं अंग्रेजों का, उसके कारण ये हम पर अधिकार किए हुए हैं, तो हम इनसे असहयोग करें। इसीलिए न तो नेहरू जी मरते हैं, न सरदार वल्लभ भाई पटेल मरते हैं, न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मरते हैं, न मौलाना आजाद मरते हैं। तो अगर ये सवाल जो भी प्रबुद्ध लोग या मूर्ख लोग कर रहे हैं, तो उनके हिसाब से तो हिंदुस्तान की जो पहली कैबिनेट बनी है वो पूरी ही मर जानी चाहिए थी। और ये पूछ कौन रहे हैं? ये सावरकर के वंशज पूछते हैं, ये हेडगेवार के वंशज पूछते हैं, ये गोलवलकर के वंशज पूछते हैं। तो ये लोग बताएं कि ये सब लोग कैसे बचे रह गए, इतने बड़े क्रांतिकारी थे। अगर जो फार्मूला नेहरू जी पर लागू होगा वो गोलवलकर पर और हेडगेवार पर क्यों लागू नहीं होगा? उनकी भूमिका के संदर्भ में सवाल अलग है और इनकी भूमिका में सवाल अलग है। हेडगेवार जी को, गोलवलकर जी को स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी के रूप में प्रस्तुत करने की चेष्टा नहीं की जाती पीयूष जी। महान सेनानी के तौर पर प्रस्तुत करने के संदर्भ में जो काम होता है वो इन लोगों के संदर्भ में होता है जिनको लेकर सवाल उठे हुए हैं। विचार वक्त के साथ बदला है, जिन पर आप सवाल उठा रहे हैं वर्तमान पीढ़ी ने देश के लिए इस विचार को स्वीकार किया, इसीलिए सवाल है। तो सवाल को थोड़ा और विस्तार देते हैं। आपने सावरकर जी का जिक्र किया, सावरकर जी के माफीनामे को लेकर काफी किस्से कहानी प्रचलित रहते हैं, पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के माफीनामे को लेकर भी सवाल उठते हैं। मोतीलाल नेहरू बड़े परेशान हो गए थे अपने लाडले के जेल में जाने को लेकर। उन्होंने पत्र लिखा था और उसके माध्यम से पंडित जवाहरलाल नेहरू की रिहाई चाहिए थी, सहूलियत चाहिए थी। इस प्रकार के किस्से कहानी है, इसकी सच्चाई पीयूष जी? इसका फैक्ट ये कि नाभा में कोई नेहरू जी किसी अन्य कार्यक्रम में गए थे, वो वहां एक विरोध प्रदर्शन चल रहा था अलग से, और नाभा ब्रिटिश उसमें नहीं था, नाभा रियासत थी जी। वहां नेहरू जी गए थे और वहां से उनसे कहा गया कि आप वापस लौट जाइए, आप आंदोलन में शामिल होने आए हैं। तो नेहरू जी ने कहा मैं शामिल होने तो नहीं आया हूं, लेकिन वापस नहीं लौटूंगा। वो थे, उनके एक साथी और थे, 3 लोग थे ये। तो इन तीनों को उठा के बंद कर दिया गया और कई दिन तक ये बंद रहे। वहां पर मोतीलाल नेहरू जी भी पहुंचे, तो उनसे भी पंडित नेहरू ने यह कहा कि आप वापस चले जाइए, यहाँ का जो चीज होनी है हो जाएगी, मैं तो कुछ इसमें कहने वाला नहीं। पूरा ये प्रसंग और कहीं नहीं मिलता, सिर्फ नेहरू जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, और उसमें उन्होंने लिखा है कि मैंने कोई माफी नहीं मांगी, ना कोई खतो किताबत उस तरह की हुई, मुझे अचानक एक दिन छोड़ दिया गया, मुझे ये नहीं पता कि वो मुकदमा चल रहा है या क्या है। मैंने आके फिर से वहां पत्र लिख के पूछा कि मुकदमे का स्टेटस क्या है, तो उसकी जानकारी मुझे नहीं दी गई। मुझे नहीं पता कि मैं रिहा हो चुका हूं या मैं जमानत पे हूं या मुझे दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसका और कहीं, सिर्फ ये खुद नेहरू जी ने कहानी बताई और कहीं से नहीं थी। लेकिन जो ये सवाल जितने खड़े होते हैं, इनको आप गौर से देखें तो नेहरू जी ने या गांधी जी ने जो बातें लिखी हैं, उन्हीं बातों को तोड़ मरोड़ के एक नया किस्सा पैदा कर दिया जाता है। ये चालाकीपूर्ण चीज आप साफ साफ देख सकते हैं। ये चालाकीपूर्ण चीज आप साफ साफ देख सकते हैं, ये पीयूष जी आपका कहना है। पर नेहरू जी के संदर्भ में जो एक चीज और जानने की है, एक लेखक के तौर पर नेहरू जी की जो दृष्टि रही और जो योगदान रहा,
उसके संदर्भ में आपका अध्ययन किस नतीजे पे पहुंचा? पिता के खत पुत्री के नाम काफ़ी चर्चित रहता है, विश्व इतिहास की खोज, भारत एक खोज, इसके संदर्भ में भी बात होती है। क्या अध्ययन की कोशिश की पीयूष जी? किस नतीजे में पहुंचे आप? क्या दिखा आपको नेहरू जी के संदर्भ में? डिस्कवरी ऑफ इंडिया मैंने पिछले महीने ही दोबारा पढ़ के समाप्त की है जी। तो भारतीय राष्ट्रवाद की इससे ज्यादा प्रामाणिक और प्रखर पुस्तक कोई नहीं हो सकती है। उसमें भारत की, जैसे हम लोगों के फिल्मों में गाना है कि हमने शून्य दिया, हमने दशमलव दिया, लेकिन नेहरू जी बता रहे हैं कि शून्य दशमलव के लिए हमने नहीं दिया। एक से लेकर जो 10 अंकों की जो प्रणाली है, पूरी गिनती की आधुनिक प्रणाली, ये भारत ने दी, रोम नहीं दे सका। फिर इसके अलावा समुद्र में हम लोग कहां तक गए, हमने ज्योतिष में कितना काम किया, हमारे यहाँ सभ्यता में क्या क्या विकास हुए, ट्रेड कैसे होता था, और सिंधु घाटी और उससे पहले का, तो इतनी महान किताब ने भारत की राष्ट्रवाद की, इससे प्रखर पुस्तक तो कोई हो ही नहीं सकती जिसमें भारत को विश्व गुरु ये तो कहते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने तथ्यों से और पश्चिम के इतिहासकार और उन लेखकों के उदाहरणों से किसी भी कसौटी पे, जैसे हम बैठ के कोई बात कहते तो हो सकता है कि वो ऑक्सफोर्ड में जाके कसौटी पे न कसी जा सके, लेकिन नेहरू ने लिखा है, उसे आप यूरोप में, अफ्रीका में, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में किसी भी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के पास रख दीजिए इतिहास के, वो कहेगा तथ्यात्मक रूप से सही है। तो दुनिया की निगाह में भारत को विश्व गुरु और एक महान सभ्यता साबित करने में डिस्कवरी ऑफ इंडिया महानतम पुस्तक है, ये मैं अपने अध्ययन के आधार पर कह सकता हूं। एक बिंदु पर और रोशनी दीजिए। पंडित नेहरू के साथ में 2 समकालीन राजनेताओं के साथ विवाद खासा सुर्खियों में रहता है, शोध का विषय रहता है। एक सुभाष चंद्र बोस और दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो पहले बातचीत अपन सुभाष चंद्र बोस के संदर्भ में कर लेते हैं। कहा जाता है बहुत डरते थे पंडित नेहरू सुभाष बोस की लोकप्रियता से, और उन्होंने ही ऐसा वातावरण निर्मित किया कि सुभाष बोस को न केवल कांग्रेस छोड़नी पड़ी बल्कि देश भी छोड़ना पड़ा। आपने इतना अध्ययन किया, क्या कहते हैं, घबरा गए थे पंडित नेहरू सुभाष बोस की लोकप्रियता से? जो लोग भी ये बातें करते हैं, एक तो इन महान लोगों की महानता का उन्हें कोई अंदाजा नहीं है। दूसरी बात, वो पत्राचार उस जमाने का पढ़ लें, सरदार पटेल ने क्या लिखा है, सुभाष चंद्र बोस ने क्या लिखा है, और पंडित नेहरू ने क्या लिखा है। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जब 1929 में महात्मा गांधी ने पंडित नेहरू को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया तो उनने हमारे नेता को अपनी साइड कर लिया, ये बात कहते हैं। आगे आप जाइए तो देखें कि पहले 1936 और 37 में नेहरू जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, और उसके तुरंत बाद अध्यक्ष बनते हैं सुभाष चंद्र बोस। तो पहली बार जब सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बन रहे हैं तो वो कुछ चुनाव नहीं लड़ते, कोई बहस नहीं होती, नेहरू जी, पटेल, गांधी जी सबकी सहमति से ये फैसला होता है। और एक चिट्ठी, विदेश में थे उस समय सुभाष चंद्र बोस, उन्हें चिट्ठी भेजी जाती है कि आप आके कांग्रेस के अध्यक्ष का पद ग्रहण करिए। 39 में जब विवाद होता है, अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव होता है, उस समय का आप देखिए कि सुभाष के विरोध में कांग्रेस की एग्जीक्यूटिव कमेटी के 12 मेंबरों ने इस्तीफा दिया, सिर्फ 13वें आदमी ने इस्तीफा नहीं दिया। वो 13वां आदमी जवाहरलाल नेहरू था। सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद तक ने सुभाष चंद्र बोस के मतभेद के कारण इस्तीफा दिया और ये कहा कि आप अपने हिसाब से कार्यकारिणी बनाइए, लेकिन नेहरू जी ने तब भी इस्तीफा नहीं दिया। और नेहरू जी बराबर गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच पुल बनने की कोशिश करते रहे, वो सफल नहीं हुआ। एक अलग विचारधारा, ये सब लिखा है, डॉक्यूमेंटेड है। लेकिन अब जो फूले फले न बेंत जदब सुधा बरसे जलद, तो ऐसे हमारे भाई लोग सवाल करते हैं तो उनको क्या जवाब दें। लेकिन क्या ऐसी परिस्थिति थी जिसके चलते पीयूष जी, नेहरू जी के होते हुए भी सुभाष चंद्र बोस ना तो कांग्रेस में ही रह पाए, ना अध्यक्ष निर्वाचित होने के बावजूद भी अध्यक्ष के पद का निर्वहन कर पाए? पंडित नेहरू तो बड़े लोकप्रिय व्यक्ति थे और साथ साथ गांधी जी पर उनका बड़ा प्रभाव भी था, थोड़ा रोशनी दीजिए ना। बिल्कुल बिल्कुल था। गांधी जी ने स्पष्ट ये कहा कि भाई सुभाष चंद्र बोस जो विचारधारा अपना रहे हैं वो कांग्रेस की एग्जिस्टिंग विचारधारा से अलग है। तो अब सुभाष चंद्र बोस अपने हिसाब से कार्य समिति बना लें, चुनाव उन्हें वो जीत गए हैं, वो अपने हिसाब से पार्टी चलाएं। तो सुभाष चंद्र बोस ने ये कहा कि ये सब हो गया, मैं जीत गया हूं, लेकिन मैं गांधी जी के आशीर्वाद के बिना काम नहीं करूंगा। देश का नैतिक बल आज भी गांधी जी के पास ही है, इसलिए मैं इससे अपना इस्तीफा देता हूं, देश गांधी जी के नेतृत्व में ही आगे बढ़े। और यही नहीं कह रहे हैं, जब वो देश छोड़ के, अच्छा यहां तुरंत नहीं छोड़ते, वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक कोई अलग पार्टी नहीं थी, कांग्रेस पार्टी के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक था शुरू में जी।
तीसरी बात, जब सुभाष चंद्र बोस विदेश चले जाते हैं और वहां से भाषण देते हैं तो पहली बार उन्होंने कहा कि हम महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं, और राष्ट्रपिता के और वहां जाके वो जो फौज बनाते हैं उसमें नेहरू ब्रिगेड भी बनाते हैं, उसमें गांधी ब्रिगेड भी बनाते हैं। तो अगर ये मत भिन्नता की जगह कोई झगड़ा होता तो क्या सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज में नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड बनाते? और इसके आगे मैं जाता हूं कि जब सुभाष चंद्र बोस शहीद हो गए और ये मुकदमा हुआ आजाद हिंद फौज के सिपाहियों का, लाल किले में सब ये बंद कर दिए गए, तो आजाद हिंद फौज को बचाने की जो कमेटी दरियागंज में बनी वो किसने बनाई? वो जवाहरलाल नेहरू ने बनाई। उसके लिए फंड जवाहरलाल नेहरू ने इकट्ठा किया और 20-25 वर्ष बाद काला चोगा वकील का पहन के लाल किले के मुकदमे में सुनवाई में खड़े हुए और अंततः उन तीनों जो सेना नायक थे उनकी जान बचाई। ये इतिहास की सच्चाई है। लेकिन जो हिंदुस्तान को प्यार करते हैं वो तो अपने नेताओं की अच्छाइयां और उनकी वीरता को याद करते हैं, लेकिन जिनके पुरखों ने अंग्रेजों के तलुए चाटे वो आज कपोल कल्पना कर करके उन महारथियों को, उन महापुरुषों को, उन त्यागी पुरुषों को बदनाम करने की ओछी चाल चलते हैं। ये इस देश के लिए सबसे ज्यादा शर्म की और दुख की बात है। शर्म की बात तो दोनों संदर्भ में हो जाती है ना। अब जिन लोगों को आज देश के लोगों ने चुना उनके संदर्भ में आप इस भाषा का इस्तेमाल करेंगे पीयूष जी, इतने सुधी पत्रकार और लेखक होकर, तो फिर जाके आप में और जो लोगों के संदर्भ में आपका आक्षेप है कि ये महानायकों को जो है नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे, क्या अंतर रह जाएगा? कुल मिलाकर अगर पंडित नेहरू को इस देश के लोगों ने चुना तो आज जो लोग हैं उन्हें भी देश ने ही चुना है। मेरी अपनी सोच है ये, पर मैं इस विषय को और विस्तार ले जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे आज़ादी के बाद भी बात करनी है पीयूष जी। पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो पीयूष बबेले जी ने हमारे बीच में साझा की, वो साझा ये की कि पंडित जवाहरलाल नेहरू वो शख्स थे जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज के संदर्भ में जब मुकदमा चला लाल किले से, जो एक नारे के रूप में था कि लाल किले से आई आवाज़ आज दिल्लो के संदर्भ में, तो उस समय पर पंडित नेहरू ने एक बार फिर वकील की भूमिका में आकर आज़ाद हिंद फौज के सेनानियों की ओर से मुकदमा लड़ा था। अब आखिरी बिंदु पर आते हैं आज़ादी के पूर्व की कहानी के संदर्भ में। पंडित नेहरू के संदर्भ में ये आक्षेप है कि गांधी जी ने अपनी पसंद से लोकतांत्रिक पद्धति को खारिज कर दिया। कांग्रेस की कार्य समिति ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस देश के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर चुनना चाहा था, पर मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी ने अपने लाड़ले पंडित जवाहरलाल नेहरू की ताजपोशी की खातिर उस लोकतांत्रिक पसंद को खारिज करके नेहरू जी के हवाले देश कर दिया। क्या कहते हैं पीयूष जी? पहली बात तो ये कि महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं कर रही थी। आप संभवतः 1946 में कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए जो तय होना था कौन बनेगा उसकी बात कर रहे हैं। उस समय भी ये हुआ था कि नाम भी था, उन्होंने प्रस्ताव किया था और आचार्य कृपलानी का नाम भी था और एक नाम और था। नेहरू जी ने अपना कोई नाम का प्रस्ताव भी नहीं दिया था, लेकिन जब उसकी मीटिंग हुई वहां पर तो सरदार पटेल ने अपना नाम वापस लिया, कृपलानी ने पहले अपना नाम वापस लिया, फिर सरदार पटेल को पर्चा दिया, उन्होंने वापस लिया, फिर आम सहमति से वहां नेहरू जी को अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का बनाया गया। एक पार्ट। दूसरा, मैं डीपी मिश्रा को कोट कर रहा हूं जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और सरदार पटेल के बहुत विश्वस्त थे। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि उस समय जो कांग्रेस की प्रदेश कमेटियों ने अध्यक्ष बनने के लिए रिकमेंडेशन सरदार पटेल का किया था, वो इसलिए किया था कि ये एक बार और अध्यक्ष बने, क्योंकि सबको ये क्लियर था कि आगे जो प्रधानमंत्री का पद मिलना है अगर भारत आजाद होता है तो वो तो नेहरू जी को ही मिलेगा, क्योंकि नेहरू जी 1935 के चुनाव में, 1946 के चुनाव में ऑलरेडी पार्टी का फेस थे और 1934 में, 1938 में और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के भाषण में महात्मा गांधी ने सबके सामने कहा था कि ये हमारे उत्तराधिकारी हैं और सबने स्वीकार किया था। आखिरी बात कि जिस दिन ये पर्ची निकली और नेहरू जी अध्यक्ष बने, उसके बाद का कोई भी स्टेटमेंट किसी अखबार में किसी नेता का ये निकल जाए कि उन्होंने विरोध किया था, तो बात हम सुन सकते हैं। इसमें जो बातें उस समय सूरज की तरह स्पष्ट थी कि ये होना है, सबको पता था, ये फेस है। 42 के भारत छोड़ो आंदोलन आप गांधी का सुने, वो कह रहे हैं कि मेरे बाद नेहरू यहां आएंगे। और पटेल के खुद के वक्तव्य पढ़ लीजिए तो पटेल कई जगह कहते हैं कि मैं बूढ़ा हो चुका हूं, देश का नेतृत्व तो नेहरू को ही करना है, नेहरू भारत की राजनीति भी जानते हैं और विदेशों में भी बहुत पॉपुलर है, ये खुद सरदार पटेल ने कहा। और जब आगे लोगों की
मतभिन्नता हुई तो पटेल ने बार बार नेहरू से कहा कि आप सरकार संभाल लीजिए अकेले, और नेहरू ने कहा मैं इस्तीफा दे देता हूं, आप संभाल लीजिए। लेकिन दोनों साथ रहे। तो जिन लोगों के मन में सिर्फ लड़ाई लगाने की मानसिकता है, वो इस तरह की बातें करते हैं। जो मैंने आपसे बताया वो तथ्य हैं, और कोई भी जाके जो भी आधिकारिक डॉक्यूमेंट है उनको एक वेरीफाई कर सकता है। अच्छा, अब अपन आज़ादी के बाद के घटनाक्रम पर आते हैं। आज़ादी मिली, आज़ादी के संदर्भ में तमाम लोगों ने अपना योगदान दिया, तब वो दिन आया। पर आज़ादी के बाद कश्मीर के मसले पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की जाती है कि आज अगर कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है तो वो पंडित नेहरू के कारण है, और जितना हिस्सा आज कश्मीर का भारत के कब्जे में है या भारत के अधिकार क्षेत्र में है तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के चलते हैं। वाकई ऐसा है पीयूष जी, या इसके संदर्भ में आपका अध्ययन कुछ और तथ्य प्रस्तुत करता है? नहीं, मैं तो पहली बात तो ये, भाई एक सरकार है, उसमें नेहरू प्रधानमंत्री हैं और पटेल गृह मंत्री हैं, तो ये तो ऐसा लग रहा है कि दो समांतर सरकारें चल रही हों, एक नेहरू जी चला रहे हों और एक पटेल चला रहे हों, दो समानांतर युद्ध हो रहे हों जिसमें एक में नेहरू जी हार रहे हों, एक में पटेल जीत रहे हों, तो फिर दो सेनाएं भी होंगी। ये तो सब बड़ी काल्पनिक बातें हैं। लेकिन मैं इसमें कुछ चीजें जोड़ दूं। अगर आप जो सरदार पटेल चुना हुआ पत्र व्यवहार जो किताब है, उसमें जो वी शंकर सचिव थे सरदार पटेल को, उन्होंने लिखा है, तो उसमें तो बात यहां तक जाती है कि जब पहली बार माउंटबेटन बात करने जा रहे थे हरि सिंह से, तो सरदार पटेल ने कहा कि आप राजा हरि सिंह से फैसला लेने के लिए कह दीजिए, और अगर वो कश्मीर का विलय पाकिस्तान में भी कराना चाहते हैं तो हमें मंजूर है। हो सकता है सरदार पटेल ने ये कूटनीतिक दृष्टिकोण से ये बात कही हो। फिर आप सरदार पटेल के ही पत्र व्यवहार में वो पत्र देख सकते हैं, कबायली हमला होने के 3 महीने पहले और फिर 1 महीने पहले नेहरू जी लिखते हैं पटेल को कि ऐसा ऐसा हमला हो सकता है, ये मार्ग है, इतने कबायली हैं, इस तरह के इनके पास हथियार हैं, और नवंबर के पहले हमें वहां अपनी सेना भेजनी पड़ेगी, तो ही हम रोक पाएंगे। नवंबर के बाद मौसम खराब हो जाएगा, बर्फबारी होगी, युद्ध करना कठिन हो जाएगा। अब वो क्यों लिख रहे हैं? आप कहेंगे कि पटेल को लिखने की क्या जरूरत है, आप प्रधानमंत्री हैं। क्योंकि उस मामले को जो डील कर रहे थे, तो राजा हरि सिंह के साथ कम्युनिकेशन चल रहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल का, और शेख अब्दुल्ला के साथ जो कम्युनिकेशन का चैनल खुला हुआ था वो नेहरू जी के माध्यम से खुला हुआ था। अंततः वो हरि सिंह नहीं माने, हरि सिंह का तो अपना एक अलग मंतव्य था। और यहां आप देख लें कि उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी की क्या भूमिका है, और उसी समय ये पहली बार इन लोगों ने एक फॉर्मूला दिया था कि जम्मू जम्मू रख लो, लद्दाख रख लो और कश्मीर को छोड़ दो। आप चेक करेंगे इतिहासों में, पाठक दर्शक देखेंगे तो मिल जाएगा। तीसरी बात, ये 370 पर ले आते हैं। 370 की वस्तुस्थिति में फिर कहता हूं किसी भी आर्काइव में देख लें, और यहां तक कि लालकृष्ण आडवाणी ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है उसमें भी पढ़ लें कि जिस दिन 370 धारा पास हुई थी उस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू अमेरिका में थे, और भारत की संविधान सभा में सरदार पटेल ने कांग्रेस के संविधान सभा सदस्यों के विरोध को दरकिनार करके उन्हें चुप करा के बिना किसी बहस की धारा 370 पास कराई थी। और उसके बाद ये लिखा है डॉक्यूमेंट से, वी शंकर ने लिखा कि धारा 370 सरदार वल्लभ भाई पटेल की महान उपलब्धि है, यह भारत और की मुख्य भूमि और कश्मीर के बीच एक पुल का कार्य करती है। ये तो इतिहास है। अब जिसको जो गल्प करनी है, कपूल कल्पनाएं करनी है, पूर्वजों पे आक्षेप करने हैं, उनको ईश्वर सद्बुद्धि दे, मैं यही प्रार्थना कर सकता हूं। हम तो अभी जरा तथ्यों पर ही बात करते हैं ना पीयूष जी, आप बार बार इस बात पर आते हैं कि जिनको जो करना है करना महत्वपूर्ण नहीं है, तथ्यों को जानना महत्वपूर्ण है और उसे तथ्य के रूप में प्रस्तुत करना महत्वपूर्ण है। माना यह जाता है, और जिसमें बहुत ज्यादा यकीन भी लोग करते हैं, कि शेख अब्दुल्ला के साथ पंडित नेहरू की दोस्ती ने कश्मीर के संदर्भ में भारतीय हितों को अनदेखा कर दिया। इसे थोड़ा तथ्यात्मक रूप से रोशनी दीजिए ना, कि शेख अब्दुल्ला के माध्यम से पंडित नेहरू ने भारत के हित साधे, या शेख अब्दुल्ला ने पंडित नेहरू के माध्यम से अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति की? किस आकलन पर हैं आप? ये आकलन इसके 2 स्तरों पर मैं बोलूंगा। पहला स्तर हम आते हैं कश्मीर के मुद्दे पर हुआ क्या। आप भारत के विभाजन का जो आधार बनाया गया था, जो बुनियादी जो फॉर्मूला था, उसमें क्या था कि जो हिंदू बहुल आबादी के प्रदेश हैं वो भारतीय संघ रहेगा, जो मुस्लिम बहुल आबादी के प्रदेश हैं वो पाकिस्तान बन जाएगा। अगर कोई प्रदेश ऐसा है जहां हिंदू और मुसलमान दोनों की आबादी है और वो बॉर्डर पे पड़ता है,
तो उसका विभाजन हो जाएगा। इसी आधार पर पंजाब का विभाजन हुआ और बंगाल का विभाजन हुआ। अब इन आधारों को आप देखें तो कश्मीर बॉर्डर पे था और मुस्लिम बहुल था, तो वो तो, और उसकी कनेक्टिविटी भी पूरी पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छी थी। तो इन फार्मूले के हिसाब से पूरा कश्मीर का जितना मुस्लिम बहुल इलाका था, या तो पूरा कश्मीर वहां चला जाता, या जैसे पंजाब का विभाजन हुआ और बंगाल का विभाजन हुआ वैसे ही कश्मीर का विभाजन हो जाता और कश्मीर पाकिस्तान में बड़े हिस्से में चला जाता। लेकिन तीसरी बात और थी उसमें कि जनता जो चाहेगी वो होगा। जैसे हैदराबाद की जनता ने चाहा कि हम भारत में रहें और निजाम ने चाहा कि हम पाकिस्तान में चले जाएं, तो जनता की चली। तो जनता के नुमाइंदे के रूप में शेख अब्दुल्ला ने भारत के विलय पत्र पर दस्तखत किए। अगर शेख अब्दुल्ला ने जनता के नुमाइंदे की हैसियत से वो दस्तखत नहीं किए होते तो वो विलय विवादित हो जाता और अगले दिन हमारी सेना जाके उसको आजाद नहीं करा पाती। एक चीज और कि जो वहां लड़ाई लड़ी, जब कबायली हमला हुआ तो हमारी सेना जब पहुंची उसके पहले के 24 से 48 घंटे में कौन लड़ा था कबायलियों से? तो पाकिस्तान के जो कश्मीर के मुसलमान थे, कश्मीर की जो नेटिव आबादी थी, उसने 2 दिन तक उनसे मुकाबला किया था। तो आप समझिए कि जब सारे फॉर्मूले कश्मीर को पाकिस्तान की तरफ ले जा रहे हैं, उस समय वहां की जनता जो मुसलमान भी है और वो इधर आती है भारत में, तो इससे बड़ी कामयाबी पंडित जवाहरलाल नेहरू की और शेख अब्दुल्ला की क्या हो सकती है? तो इस बात को समझने की जरूरत है नई पीढ़ी को कि शेख अब्दुल्ला के माध्यम से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय के कश्मीर के वातावरण को भारत के साथ भावनात्मक रूप से जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई थी। और लोगों को यह भी याद होना चाहिए कि शेख अब्दुल्ला ने जब अपनी इस भूमिका के बाद कुछ ज़्यादा ही अपेक्षाएं पाल ली थी, तो पंडित नेहरू के प्रधानमंत्री रहते हुए शेख अब्दुल्ला तकरीबन 10 साल तक जेल में हवा खाने के लिए भी मजबूर हुए थे। इतिहास के पन्नों में दर्ज है। शायद पीयूष जी इससे इत्तेफाक रखेंगे या पीयूष जी इसके संदर्भ में कुछ और तथ्य आप सामने लाना चाहेंगे? वो कौन सी परिस्थिति जिसमें अपने दोस्त शेख अब्दुल्ला को जेल में डालने से पंडित नेहरू ने गुरेज नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया। और इसमें एक चीज और जोड़ दूं कि किस लेवल की उन्होंने शुरू में अपना विश्वास दिया था कश्मीर की जनता का, कि माउंटबेटन ने जब जिन्ना से पूछा कि वहां हमें रेफरेंडम करा लें तो फैसला हो जाए, तो जिन्ना ने कहा कि जब तक नेहरू और शेख अब्दुल्ला वहां हैं तब तक कश्मीर की जनता हमारे पक्ष में वोट डालेगी ही नहीं, तो ऐसा रेफरेंडम किस काम का? इस लेवल का विश्वास कश्मीर की जनता का नेहरू जी और शेख अब्दुल्ला की सेकुलर नीतियों के साथ था। तो इस प्रकार की परिस्थितियों के बीच में अब आजादी के बाद जो देश को बनाने के संदर्भ में पंडित नेहरू के उपक्रम हुए, इस पर आपकी दृष्टि? यह माना जाता है कि देश वो नहीं बन पाया जो बन सकता था। हमारे साथ साथ देखो चीन भी आजाद हुआ, पर चीन कहां से कहां पहुंच गया और हम कहां के कहां रह गए। इसके संदर्भ में पीयूष जी आपकी दृष्टि? नेहरू जी की दृष्टि ठीक नहीं थी देश को संवारने के संदर्भ में, बनाने के संदर्भ में। आप इत्तेफाक रखते हैं? ये सब हम विमर्श कर सकते हैं। अब इसमें हमें देखना पड़ेगा कि कौन किस दिशा में आगे बढ़ा। क्या चीन लोकतंत्र के मामले में आगे बढ़ गया? जब माओ से तुंग ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड चलाया और करीब 50 लाख चीनी मर गए बेमौत, जब उन्होंने कृषि से पूरी अर्थव्यवस्था को उद्योग पर लाया जबरदस्ती, 50 लाख लोग मरे हैं, ऑन रिकॉर्ड है। और वहां नेहरू ने कहा कि हम ऐसी कोई व्यवस्था, हम तो एक भी भारतीय को मरवाने के लिए तैयार नहीं है, ये तो 50 लाख मरवा सकते हैं। तो अगर लोगों को लगता है तो अभी भी देश में कुछ नहीं बिगड़ा। आप 4-6 करोड़ लोगों की हत्याओं के लिए, उनकी मृत्यु के लिए तैयार हो जाइए, तो कोई भी फैसले उस तरह के हो सकते हैं। दूसरी बात, अब आप देखें कि भारत में बाकी देशों से तुलना करें जहां डेमोक्रेसी है, कोई चीन में तो ऐसे दंगे हो नहीं रहे थे। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम कितने दंगे हुए, 20 लाख लोग दंगों में मारे गए, 50 लाख से ज्यादा लोगों का इधर से उधर ट्रांसफर हुआ। और उस सब कितनी जातियां, कितनी बोलियां, कितने धर्म, कैसे कैसे टेरेन, उन सबको एक में जोड़ा और अनेकता में एकता के साथ अखंड ये भारत जो यूनियन ऑफ इंडिया, भारतीय गणराज्य की स्थापना की, उसमें लोकतांत्रिक मूल्य रखे। सरकार बनते ही आप सोचिए कि 5000 साल से चला आ रहा जुर्म था जो अंग्रेज भी नहीं हटा सके, अछूत माना जाता था दलितों को, उन्हें छूता नहीं, तो उसे गैर कानूनी किया गया। जो हमारा ओबीसी वर्ग था, जो किसान वर्ग था, वो हल तो चलाता था लेकिन अपने खेतों का मालिक नहीं था, जमींदार उस खेत का मालिक था। जमींदारी उन्मूलन एक झटके में करके
पूरा ओबीसी वर्ग को, पूरे किसान वर्ग को जो 5000 साल से सिर्फ हल चला रहा था, हल बहा था, वो जमींदार हो गया, खेत का मालिक हो गया। और आईआईटी, आईआईएम, एम्स ऐसे तमाम बड़े संस्थान बना के एक नया मिडिल क्लास पैदा कर दिया गया। और फिर इन चीजों से बढ़ के नेहरू ये कहते थे कि इन इमारतों से मत नापना हमें, हमने कितने लोगों के आंख के आंसू पहुंचे। जो 32 के आसपास औसत आयु होती थी, नेहरू जी के समय वो 64 तक औसत आयु पहुंच गई थी। तो ये सब हमने अकाल पढ़ते थे आप 1943 और 1946 के अकाल में कितने लाख लोग कलकत्ता बंगाल में मरे थे, ये रिकॉर्ड है। उसके बाद से भारत में शायद कोरोना के समय ही इतने लोग मरे होंगे, बीच में कभी नहीं मरे। तो देश से बीमारी हटाई, देश से भुखमरी हटाई, देश से अशिक्षा हटाई, खाद्यान्न उत्पादन को कहां से कहां पहुंचा दिया। तो एक आदमी के दो ही हाथ होते हैं, उसने 15-17 साल में जो किया उसको नाप लिया जाए। और उसके बाद के प्रधानमंत्रियों ने, किसी ने 15 साल में, किसी ने 10 साल में, किसी ने 2 साल में, किसी ने 11 साल में क्या किया उसको नाप लिया जाए। तो हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन दुनिया में बड़े बड़े संस्थान हैं, इसको ईमानदारी से नाप दें और जो फैसला वो सुनाए वो भारत की जनता को और हमें आपको मंजूर कर लेना चाहिए। अच्छा, एक बात और बताइए भाई, सरकार होती है, सरकार के द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया जाता है, पर सरकार खुद को सम्मानित कर ले ऐसा अनूठा उदाहरण तो देखे नहीं मिलता है। पंडित नेहरू के संदर्भ में ये उल्लेख निकल कर आता है कि पंडित नेहरू 1947 से लेकर 1964 तक देश के प्रधानमंत्री थे, और साथ ही ये भी निकल कर आता है कि 1954-55 में पंडित नेहरू को भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न दिया गया। ये बड़ा रोचक बात है। प्रधानमंत्री जी खुद को ही भारत रत्न मान के अपने आप को भारत रत्न ले लिए। थोड़ा रोशनी दीजिए ना। कई जगह पर सुनने में आता है, वाह कैसे रत्न थे पंडित नेहरू, खुद को ही भारत रत्न घोषित कर लिए। पूछ जी के पास तो इसके संदर्भ में पूरी जानकारी होगी। मुझे लगता है इस कार्यक्रम के माध्यम से दर्शकों तक वो जानकारी पहुंचनी चाहिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत रत्न कैसे हुए। पंडित नेहरू अमेरिका की यात्रा पे गए हुए थे और ऐसा कहा जाता है कि वो यात्रा बड़ी सफल हुई। जब उस यात्रा से लौट के पंडित नेहरू आते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हिंदुस्तान के राष्ट्रपति थे, वो राष्ट्रपति भवन में एक बड़ा कार्यक्रम करते हैं, भोज होता है। और उस भोज में राष्ट्रपति ये घोषणा करते हैं कि हम पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न देंगे। इसमें कोई आरटीआई लगा ले, जांच कर ले कि क्या नेहरू कैबिनेट ने कोई ऐसी फाइल चली थी जिसमें कहा गया हो कि नेहरू जी को भारत रत्न दिया जाना है। कोई सरकारी डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा। ये इकलौता भारत रत्न ऐसा है जिसमें किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। अब चूंकि राजेंद्र प्रसाद भी राष्ट्र निर्माता ही थे, नेहरू भी वही थे, तो ये सब लोग इतने विराट थे कि राजेंद्र प्रसाद ने जब राष्ट्रपति के रूप में कहा, और कौन कह सकता है कि नेहरू भारत रत्न नहीं है, तो नेहरू का रोल नहीं था। हाँ, इतना हो सकता था कि वो, मुझे नहीं पता कि संविधान में क्या गुंजाइश है कि राष्ट्रपति दस्तखत कर ही देता है ऐसे मामले पे तो उसे मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए, ये डिबेटेबल हो सकता है, लेकिन वहां उन्होंने उस बात नहीं काटी। तो ये एक तरफा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी तरफ से राष्ट्रपति की हैसियत से पंडित नेहरू को भारत रत्न दिया है, ये भी डॉक्यूमेंटेड है। इस प्रसंग के संदर्भ में एक और जानकारी साझा करता हूं अपने दर्शकों से। जिस अमेरिका यात्रा का उल्लेख पीयूष बबेले जी कर रहे हैं, जब उस यात्रा से पंडित जवाहरलाल नेहरू दिल्ली वापस लौटे तो प्रोटोकॉल तोड़कर उनके स्वागत के लिए स्वयं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एयरपोर्ट पहुंचे थे। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। खास बात ये तब हो जाती है जब तमाम किस्से कहानियां इस रूप में प्रचारित होते हैं कि पंडित नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के परस्पर संबंध अच्छे नहीं थे। उनको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि संबंध खराब होने की तथाकथित कहानियों के बीच डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दूसरी बार भी राष्ट्रपति बनने का अवसर पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री रहते हुए ही प्राप्त हुआ था। तो लिहाजा ये किस्से कहानी जो प्रचलित है कि सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के शामिल होने से पंडित नेहरू ने उनसे अपने सारे संबंध ही तोड़ लिए थे, तो कुल मिलाकर इतिहास के पन्ने इन कहानियों की पुष्टि नहीं करते। कुछ और बात करते हैं। पंडित नेहरू की विफलता के संदर्भ में चीन के साथ संबंध को खासतौर पर इतिहास के पन्नों में कोट किया था पीयूष। कहा जाता है कि पंडित नेहरू ने चीन पर भरोसा करके बड़ी गलती की, और ये एक ऐसी गलती की जिसकी भारत को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इस प्रसंग पर आपकी कोई रोशनी? चीन युद्ध के मामले में
जैसे कहते हैं कि उन्होंने गलती की, ये की। पहले तो आप जो उन्होंने मुकाबला किया, जो उस समय के पूरे अगर पार्ले जो हुए, जो बातचीत हुई, उसमें देखें क्या क्या ऑप्शन नेहरू को दिए गए थे और उन्होंने मानने से इनकार किया। तो ये अरुणाचल के आसपास के इलाके को, जैसे वो आज भी नत्थी वीजा जारी करता है, वो चीन संभवतः, मैं एग्जैक्ट नहीं कह रहा हूँ, 99% कह रहा हूँ, शायद कोई शब्द में, चूंकि एकदम कागज नहीं है मेरे सामने, वो मांगा गया था और नेहरू ने उसको मना किया साफ साफ। वहां से लड़ाई बढ़ी। दूसरी, जब उसने तिब्बत पे कब्जा कर लिया चीन ने, तो उनकी निर्वासित सरकार को भारत ने अपने यहाँ जगह दी और आज तक दलाई लामा भारत में रहते हैं। तिब्बत की निर्वासित सरकार हमारे यहाँ चलती है। तो पीछे नहीं हटे, उनने सामने से लड़ाई ली, उन्हें घुटने नहीं टीके। हाँ, युद्ध हुआ और युद्ध में जो हमारे पराजय हुई वो उन्होंने स्वीकार की। और उसके बाद भी ये देखना पड़ेगा कि जितनी जमीन पे चीन घुस आया था, उसमें बहुत बड़ी जमीन से चीन को वापस भी जाना पड़ा। तो जीतने के बाद चीन को लौटना पड़ा, तो इसके पीछे कोई डिप्लोमेसी जरूर रही होगी, कोई कूटनीति रही होगी, सोवियत संघ की या अमेरिका की, जो भी नेहरू जी ने इस्तेमाल किया हो। और उसके बाद पार्लियामेंट में नेहरू जी ने, सरकार ने ये रिजोल्यूशन पास किया कि हम चीन से अपनी एक एक इंच जमीन वापस लेंगे। तो उनने सब चीज को फेस वैल्यू पे किया, जो अच्छा था उसे स्वीकार किया, जो पराजय थी उसे स्वीकार किया, बरगलाया नहीं। जबकि अब 2020 में हम देखते हैं कि हमारे 20 सैनिक शहीद हुए चीन के हाथ से, लेकिन कोई भी नेतृत्व उसके बाद से ये नहीं कहता कि हम इसका बदला लेंगे। कोई नेतृत्व ने लोकसभा में या पार्लियामेंट में ऐसा रेजोल्यूशन पास नहीं किया कि हम इस मृत्यु का बदला लेंगे। हमने तो कह दिया, ना कोई आया ना कोई गया। तो नेहरू जीते तो शान से जीते, जिए तो शान से जिए, और हारे तो उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली, किसी दूसरे कंधों को नहीं तलाशा। इतना हम कह सकते हैं। इतना हम कह सकते हैं। इसके संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण बात है जिसे दर्शकों को समझना चाहिए। तिब्बत एक बफर जोन के संदर्भ में है। पंडित नेहरू ने वो साहस दिखाया कि तिब्बत की निर्वाचित सरकार, जिसके प्रति लाखों लोगों की आस्था भी जुड़ी हुई थी दलाई लामा के संदर्भ में, तो दलाई लामा अगर संकट के समय में भारत की और उम्मीद भरी निगाहों से देखे तो भारत ने उन्हें निराश नहीं किया। चीन की चुनौती का दृढ़तापूर्वक सामना करते हुए अगर दलाई लामा को भारत में आश्रय मिला, और आज भी धर्मशाला में अगर तिब्बत की निर्वासित सरकार बखूबी काम कर रही है, तो इसके पीछे पंडित जवाहरलाल नेहरू का साहस ही था। तो तमाम मुद्दों पर हमने आज बातचीत की पीयूष बबेली जी के साथ, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन काल से जुड़े हुए थे। उम्मीद है विमर्श का सिलसिला इस देश में आगे भी जारी रहेगा। ऐसा कतई जरूरी नहीं है कि किसी भी नेता के काम को आंख मूंद कर सही मान लिया जाए, पर यह भी जरूरी है कि आंख खोलकर ईमानदारी से उसका मूल्यांकन जरूर किया जाए, ना कि कोई काला चश्मा पहनकर उस कार्य के मूल्यांकन की कोशिश की जाए। पंडित नेहरू के इस देश के संदर्भ में योगदान और अवदान को लेकर संशय नहीं है। वह महानायक थे, वह महानायक है, वह महानायक ही रहेंगे। आने वाली पीढ़ी उनके कार्यों के आधार पर अपने भविष्य का निर्माण करे, ऐसी उम्मीद हम जरूर करते हैं। पीयूष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। व्यस्तता के बीच आपने समय निकाला और एक महान शख्सियत से जुड़े हुए प्रसंगों पर हमसे खुलकर बातचीत की। आगे भी आपको याद करते रहेंगे, लेकिन आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए याद, सादा प्रणाम। अबे घोचू जी के